Good morning students, welcome to all of you. Myself Dr. Ekta Agrawal from the Vision Physics Academy. Today we will start our the first lecture of PGT and TGT physics. We have already defined that there are the 6 units in your syllabus. The first unit is mechanics. So today we will start the first topic of the mechanics, that is vector analysis, and there are some topics in vector analysis which are vector algebra, differential calculus. These are the topics which you have studied in PGT and TGT course. Second one is differential calculus and third one is integral calculus. Okay. So these are the topics which you have studied. You have to study for the PGT course. Okay. And the one thing is जैसे कि थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्योंकि सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम वाले भी रहेंगे. तो जो वेक्टर अलजेब्रा वाला जो टॉपिक है ये पीजीटी और टीजीटी दोनों बैचेस के लिए सूटेबल रहेगा. ठीक है. इसके बाद ये जो कर्ल और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस जो है ये मेनली पीजीटी के सिलेबस में ही है. टीजीटी वाले इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन टीजीटी में क्वेश्चन नहीं आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस के. वेक्टर अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा में जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो आप पढ़ेंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है. स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक में. डिफरेंशियल कैलकुलस में आप पढ़ेंगे कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट के बारे में. साथ में हम लाप्लासियन को भी यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज लाप्लासियन. एंड इंटीग्रल कैलकुलस में आप पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल. ठीक है. और अगर हम लोग बात करें आपके जो पीजीटी के मेनली कोर्स में सर सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं है आपके में, तो लाइन इंटीग्रल नहीं पढ़ना पड़ेगा. लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम वहीं से आएगी ना. जब तक आप लाइन सरफेस वॉल्यूम नहीं पढ़ेंगे तो आप स्टोक्स थ्योरम नहीं बता पाएंगे. स्टोक्स थ्योरम और ग्रेडियंट थ्योरम. ठीक है. तो ये जो कोर्स है वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इतना टॉपिक आपको पढ़ना होगा. जो आपका जो इसका जो मेन टॉपिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस. वेक्टर एनालिसिस में आपको इतना पढ़ना है. मैंने डिफाइन कर दिया. जो पीजीटी वाले हैं उनको तो ये सारा पढ़ना है, जो टीजीटी वाले हैं उनको सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा से ही क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो उनको ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है. तो आज आपके 3 लेक्चर्स अपलोड होंगे. जो पहला लेक्चर होगा वो होगा वेक्टर अलजेब्रा पे, सेकेंड लेक्चर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस पर होगा, थर्ड लेक्चर आपका इंटीग्रल कैलकुलस पे होगा. क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें ऑन द टाइम आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराना है. तो आज हम क्या करेंगे, इन तीनों लेक्चर्स की जो थ्योरी है वो आपको अपलोड कर देंगे और आपको इन तीनों लेक्चर्स पे बेस्ड जो शीट है वो भी प्रोवाइड करा देंगे. तो आप क्या कीजिएगा कि थ्योरी आज आप पहले पढ़िएगा सही तरीके से. इसके बाद आप उन पे जो क्वेश्चंस है वो आपको हम देंगे, आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा. और कल हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनकी जो थ्योरी है, जो इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको कल सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो आज स्टार्ट करते हैं. जो आपका फर्स्ट लेक्चर है आपके कोर्स का वो है वेक्टर अलजेब्रा पे लेक्चर नंबर 1. वेक्टर अलजेब्रा
इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने डिफाइन किया था कि इसमें आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, मीन्स व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and what is scalar product and what is vector product। ठीक है, तो ये इसमें से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। ये तो टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने हैं, आज आपके फर्स्ट लेक्चर में कवर अप होंगे। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जैसे कि मास हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, मतलब जिसको मेज़र किया जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सकता है। जैसे कि मास है, मास को हम मेज़र कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि हाँ ये 50 kg मास है इस बॉडी का। हम ये बता सकते हैं कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने कितनी दूरी ट्रेवल की है, तो हम कह देंगे कि डिस्टेंस है। मिनिमम अगर हमको डिस्प्लेसमेंट कहना होगा, बताना होगा विद डायरेक्शन, अगर हमें डिस्टेंस को बताना होगा तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ठीक है, हम स्पीड बता सकते हैं किसी भी व्हीकल की, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेज़र कर सकें, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो आपकी होती है, एक होती है इसमें स्केलर, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि सिर्फ स्केलर बताती हैं, मतलब जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि उस फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं, और उन स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनका हम मैग्नीट्यूड भी बता सकें और उनका साथ में डायरेक्शन भी बता सकें। ठीक है, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ बता सकते हैं, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी अपनी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। जिन क्वांटिटीज़ का हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ बता सकें, और जिन क्वांटिटीज़ का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ अपनी स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज़ तो अपने को समझ में आ गई, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएं वो हो गई अपनी स्केलर क्वांटिटी, और जो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को भी बताएं, ऐसी क्वांटिटी हो गई अपनी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसका एग्जांपल अगर हम लें, इसके एग्जांपल लें हम, जैसे हम कह रहे हैं मास। मास क्या है? इट इज़ द मैटर कंटेंट बाय द बॉडी। कोई भी बॉडी जो भी मैटर कंटेंट करती है वो उसका मास होता है। अगर यहाँ पे मास होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास की जगह पे हम लोग उसको वेट बोल देते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का डायरेक्शन क्या होता है, हम लोगों ने अभी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वेट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें एक और एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी में ही, जैसे कि डिस्टेंस। अगर यहाँ डिस्टेंस बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है। डिस्टेंस मतलब जैसे कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई तो उसने कितनी दूरी तय की, तो वो हो गई उसकी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई तो उसने कितनी दूरी तय की, वो भी हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो फिर अब अंतर क्या दिखा इन दोनों में? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, मतलब A टू B गया, B टू C गया, C टू D गया, वापस वो A पे आ गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो हम क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इनका सम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन अगर हम कहें कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है यहाँ पर, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, जो भी मिनिमम डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि बॉडी जहाँ से चली थी वहीं पे वापस आ गई, यानी देखा जाए तो बॉडी ने कोई भी दूरी ट्रेवल नहीं की है। इसका मतलब हो गया ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी होती है। क्लियर, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है और डिस्टेंस जो होता है वो, अगर कोई भी बॉडी चल रही है तो उसका डिस्टेंस 0 नहीं होगा कभी भी, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो साथ में डायरेक्शन को भी बताता है, जैसे कि हम ये कहें कि डिस्टेंस जो है हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो डिस्टेंस क्या हो गई, सिर्फ हम इसको जोड़ देंगे A to B प्लस B to C, तो ये डिस्टेंस हो गई। अगर मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको मुझे निकालना पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ये हो जाएगा अपना बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, वी कैन यूज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देन वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। क्लियर, और इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन भी बताती है और मैग्नीट्यूड भी बताती है। नेक्स्ट इसकी बात करें हम, नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर स्पीड, अगर स्केलर क्वांटिटी स्पीड होती है तो वेक्टर क्वांटिटी में ही हम स्पीड को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड क्या बताती है अपने को कि किसी बॉडी ने कितने समय में कितनी दूरी को ट्रेवल किया है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने समय में किसी बॉडी ने कितनी दूरी को ट्रेवल किया है वो हो गई उस बॉडी की स्पीड। और वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी भी का भी फॉर्मूला यही निकलता है। वेलोसिटी में क्या हम कह देंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि किसी बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया है पर यूनिट टाइम पर, वो हो जाएगी उस बॉडी की वेलोसिटी। क्लियर, वेलोसिटी हमको डायरेक्शन भी बताती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बताता है इसलिए वेलोसिटी भी डायरेक्शन बताती है। नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहें वॉल्यूम है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये क्या बताती है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्यूब है तो क्यूब का ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम बता रही है, यानी इस क्यूब का मैग्नीट्यूड बता रही है। इस मैग्नीट्यूड में का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो जो एरिया होता है आपका, जो एरिया होता है, एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एरिया जो होता है, एरिया में डायरेक्शन होता है। मतलब आप इस तरफ से देख रहे हैं कि इसको इस तरफ से देख रहे हैं। जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, आप नीचे की तरफ उस पर फोर्स लगा रहे हैं, आप क्योंकि बैठे हुए हैं तो आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हुए हैं, आप खड़े हैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, आपको ही अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स मिल रहा है। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं तो आप वहाँ पे क्या खड़े रहते हैं। तो एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको भी आप आगे देखेंगे कि एरिया को कैसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ। नेक्स्ट अगर हम देखें और एग्जाम्पल देखें तो जो वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू FS होता है। अभी आगे आप इसका फॉर्मूला अच्छी तरीके से देखेंगे। जो एनर्जी होती है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर जो होती है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी में बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको भी आप आगे पढ़ेंगे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके पहले फोर्स लिख दें। तो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू QE होता है। ठीक है, तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, डायरेक्शन बताती है हमें। कि जैसे कि हमने कहा कि ये कोई प्लस चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, एक डायरेक्शन बता रही है। अगर माइनस Q चार्ज है यहाँ पर तो माइनस Q चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक डायरेक्शन बताती है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन बताती है। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, इसको नीचे ही लिख दें।
इसी फॉर्म में वर्क, पावर, एनर्जी। तो ये सब क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। फॉर्मूला आप लोग बाद में सब पढ़ेंगे ही, क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी तो हमेशा से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या होते हैं, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी हो गए। तो इसमें तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन डिटेल पढ़ना है आपको क्या, वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का एक मेथड होता है। वो मेथड क्या होता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, अब मुझे इसको एक्सप्रेस, मुझे बताना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है, तो मैं इसको कैसे बताऊंगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, हमको एक एरो का निशान बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी क्वांटिटी को अगर हमें बताना है कि ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक तीर का निशान बनाना पड़ेगा। और ये जो तीर का निशान होता है, ये तीर के निशान से हमें पता चल जाता है कि ये क्वांटिटी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी जो है वो एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन को बता रही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बता रही है। अब ये जो इसका ये जो एरो होता है, ये जो एरो होता है इसका, इस एरो की जो लेंथ होती है, ये लेंथ क्या बताती है, इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताती है हमको। और ये जो एरो का जो ये होता है, आपकी जो एरो की जो टिप होती है, ठीक है, ये क्या बताती है, ये हमें उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताती है। जैसे कि अगर हम बात करें अपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इस तरीके से अगर मैंने ये नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो अगर हम इस तरफ चल रहे हैं तो हम बोल देंगे कि हम ईस्ट में चल रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन भी बता रही है और कितना हम चले हैं, तो ये जो इसका जो लेंथ होती है एरो की, लेंथ ऑफ द एरो, वो शो करता है वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये बात। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी की कुछ अपनी खासियत भी होती है, कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं यहीं पर। ये तो हम लोग ने देख लिया कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कुछ, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम कहीं पे भी स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड एट विल, मतलब हम जहाँ चाहें इस वेक्टर क्वांटिटी को स्लाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी ये है, ये हमने कहा कि वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी को हम यहाँ पे भी स्पेस में बना सकते हैं, इसको हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, इसको हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, कहीं पर भी हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन स्लाइड करते टाइम पे हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो इसका लेंथ है वेक्टर का वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और जो इसका डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसका डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमको लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन, अगर मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ये है और मैंने इसको बोल दिया कि ये वेक्टर ए है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी हमने इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको तोड़ दिया, ठीक है, तो ये गलत है। अगर हम कह रहे हैं कि ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए अगर ये है तो जो वेक्टर ए हमको बनाना है वो इसी फॉर्म में ही होना चाहिए, मतलब सेम डायरेक्शन होना चाहिए और सेम लेंथ का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम लेंथ उसकी होनी चाहिए, जो एरो की लेंथ है वो भी सेम होनी चाहिए। तो स्लाइड एट विल, कहीं पे भी चाहें तो हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसका कोई लोकेशन नहीं होता है, डज नॉट हैव लोकेशन, डज नॉट हैव लोकेशन, क्योंकि हम इसको कहीं पे भी स्लाइड कर सकते हैं। जब किसी भी चीज़ को आप कहीं पे भी स्लाइड कर सकते हो। अब अपना घर जो है, अपने घर का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, तो हम कहते हैं कि अपना एक लोकेशन है। अगर हम अपने घर को कहीं पे भी स्लाइड कर सकते थे, आज यहाँ बैठे हैं हम लखनऊ में, कल हम अपने घर को ले जाएं कानपुर में ले जाएं, कल हम अपने घर को, परसों अपने घर को दिल्ली में उठा के ले जाएं, कहीं पे भी अगर हम अपने घर को स्लाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनका भी कोई लोकेशन नहीं होता, क्योंकि उनको कहीं पे भी स्लाइड किया जा सकता है, कहीं पे भी स्लाइड कर दें हम, तो वेक्टर क्वांटिटी का कोई लोकेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि हम लोग के घर का क्या होता है, एक लोकेशन होता है,
वेक्टर क्वांटिटी का लोकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें देखें, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो जो होती है वो एक टेंसर होती है। मतलब हर क्वांटिटी जो होती है वो टेंसर होती है, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं होती है टेंसर, ठीक है। हर क्वांटिटी टेंसर होती है। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो टेंसर होती है जिसका रैंक क्या होता है, 1 होता है। ये 1 रैंक का टेंसर होता है। क्लियर, ये बात अपने को मालूम होनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो 1 रैंक का टेंसर होता है। उसी तरीके से अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें, यहीं पे हम बात कर लेते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो हम स्केलर क्वांटिटी की भी बात कर लेते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो भी टेंसर होती है। स्केलर क्वांटिटी इज ऑल्सो अ टेंसर, ये भी टेंसर है, ठीक है। लेकिन ये टेंसर किस रैंक का टेंसर होती है, ये रैंक 0 का टेंसर होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये 0 रैंक का टेंसर होती है और वेक्टर क्वांटिटी 1 रैंक का टेंसर होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि ये तो हम लोगों ने बेसिक एग्जाम्पल लिख लिए जो कि आप सबको मालूम है, लेकिन इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल होते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आता ही है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है, ठीक है। टेंसर भले आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हमें पढ़ना है, अपने सिलेबस में है वो क्वांटिटीज़, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। उनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि ये चीज़ तो आ गई समझ में कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका कोई टेंसर नहीं होता है, इसलिए उसकी रैंक ही 0 होती है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो 1 रैंक का टेंसर होती है। और कुछ और भी क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर पहले तो ये समझ लो कि टेंसर होता क्या है। थोड़ा सा टेंसर जो होता है वो जनरलाइजेशन होता है स्केलर और वेक्टर का, जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। मतलब कि उसमें स्केलर और वेक्टर के जो खूबियां हैं दोनों ही उसमें मौजूद रहती हैं। तो अगर हम देखें तो कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी आप पढ़ेंगे, आपके टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। स्ट्रेस भी आप पढ़ेंगे, स्ट्रेन भी आप पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस में। थर्मल कंडक्टिविटी आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी जिसको काई बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, दीज आर द टेंसर्स, ठीक है। ये टेंसर के एग्जाम्पल हैं आपके, ये सारे क्या हैं, टेंसर हैं। और किस रैंक के टेंसर है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये टेंसर होते हैं रैंक 2 के, ये रैंक 2 के टेंसर होते हैं। इनकी रैंक क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। दीज आर द टेंसर्स। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता दें आपको हम यहाँ पर लगे हाथ कि जैसे हमने कहा कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो 0 रैंक का टेंसर है। इसका मतलब है क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो अपने को सिर्फ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है, एक ही चीज़ बताती है, इसलिए ये 0 रैंक का टेंसर होती है, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो अपने को क्या बताती है, मैग्नीट्यूड भी बताती है और साथ में डायरेक्शन भी बताती है। इसलिए क्योंकि ये डायरेक्शन बता रही है, मैग्नीट्यूड बताना का मतलब ये नहीं होगा कि उसकी कोई रैंक होगी। मैग्नीट्यूड बता रही है तो ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही बताएगी, ठीक है। अगर कोई भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है यानी वो क्वांटिटी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम कह रहे हैं कि मास का कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि मास एग्जिस्ट कर रहा है, मास ही नहीं है इसका मतलब है, ठीक है। तो जो टेंसर होता है रैंक 1 का, इसका मतलब है कि वो एक डायरेक्शन को शो करता है। टेंसर ऑफ रैंक 2 का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड तो बता रही है और साथ में डायरेक्शन भी बता रही हैं, मैग्नीट्यूड भी बता रही हैं और साथ में डायरेक्शन भी बता रही हैं, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो मोर देन 1 डायरेक्शन है। अगर ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन 1 से ज़्यादा होता है तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो रैंक 2 का टेंसर होता है। जो रैंक 2 का टेंसर होता है उसमें टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं। इतना डिटेल में शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब भी बता देते हैं। रैंक 2 के टेंसर में टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं, 9 कंपोनेंट्स होते हैं रैंक 2 के टेंसर में, ठीक है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आपका इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ टेंसर क्वांटिटी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लो क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आपके यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा बनता है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। समटाइम्स इट बिहेव एज अ स्केलर, कभी कभी ये स्केलर की तरह भी बिहेव करती है। जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे वहाँ पे हम इस चीज़ को आपको अच्छे से डिटेल में बता देंगे। इट बिहेव एज अ स्केलर एंड समटाइम्स इट बिहेव एज अ वेक्टर। ठीक है, ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकती है अलग अलग केसेस पे। अगर ये ऑप्शन आता है तो आप इसे ऑप्शन पे टिक मार सकते हैं। अगर एग्जाम में ये ऑप्शन आएगा, इट बिहेव्स एज अ स्केलर एंड समटाइम्स बिहेव एज अ वेक्टर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, इसको टेंसर क्वांटिटी और इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो भी टेंसर क्वांटिटीज होती हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दोनों बताती हैं, लेकिन जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर अलजेब्रा के नियम को फॉलो नहीं करती हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा के कुछ रूल्स होते हैं। जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं अपनी वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। टेंसर क्वांटिटीज जो भी हैं आपकी डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा रूल। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा के जो रूल होते हैं ना उसको फॉलो नहीं करती हैं। वेक्टर अलजेब्रा रूल, इनके रूल्स को ये फॉलो नहीं करती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो कैसा भी आपके एग्जांपल आए तो आप उस सॉरी ऑब्जेक्टिव उसमें ऑप्शंस में कैसा भी क्वेश्चन आए, ऑप्शंस आए तो आप उसको बता सकते हैं अब। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जो कि वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करती हैं। तो टेंसर होते हैं वो रैंक 2 के टेंसर होते हैं। कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इट बिहेव एज अ स्केलर एंड समटाइम्स इट बिहेव एज अ वेक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेंसर। तो अगर ये ऑप्शन आएगा तो इसको टिक मार दीजिएगा, ये ऑप्शन आता है तो इसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, और इसमें बात करते हैं तो हाँ इतना हो गया है आपका, टेंसर के बारे में बता दिया है आपको। ठीक है, और इसके साथ में ये भी हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के, कि वेक्टर होते कितने तरीके के हैं। ठीक है, पहले तो ये जान लें कि वेक्टर होते कितने तरीके के हैं। जो वेक्टर होते हैं अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने तरीके के वेक्टर होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक मिनट यहीं पे बनाते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने तरीके के होते हैं। वेक्टर के काफ़ी फॉर्म्स होते हैं। जो वेक्टर होता है पहला उसका टाइप है आपका इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनका डायरेक्शन भी सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड हो एंड सेम डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड भी सेम हो रहा है, डायरेक्शन भी सेम हो रहा है। जैसे कि हम कहें कि ये कोई दो वेक्टर्स हैं आपके, एक ये वेक्टर ए है और ये हम कह रहे हैं कोई वेक्टर बी है। ठीक है, इसको बना देते हैं क्योंकि आपके उसमें बना रहेगा फिर नोट्स में। हमने कहा कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों का ही मैग्नीट्यूड देखिए सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। क्लियर, तभी हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, आपस में इक्वल है। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर होता है वो होता है आपका इक्वल वेक्टर हो गया। अब हो गया अपोजिट वेक्टर्स। जो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं इनका एक और नाम होता है नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर को ही हम नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे कि आप वो इक्वल वेक्टर है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो उसको अपोजिट वेक्टर बोल दीजिए या नेगेटिव वेक्टर बोल दीजिए। जैसे कि हम कहें कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए, एंड वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर बी है। इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, आपको दिख रहा है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, अनइक्वल है, मतलब दोनों के डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। इसको ऐसे लिख सकते हैं
ए इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो अगर एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहें कि जैसे मान लीजिए कि वेक्टर बी का अगर डायरेक्शन इधर है, तो अगर मुझे माइनस का वेक्टर बी लिखना होगा, माइनस का वेक्टर बी अगर मुझे लिखना होगा, तो मुझे मैग्नीट्यूड को तो सेम रखना होगा और मुझे डायरेक्शन को क्या करना होगा, चेंज कर देंगे हम, तो माइनस का वेक्टर बी कहलाने लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो माइनस साइन है, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी है। क्लियर ये बात? नेक्स्ट जो थर्ड टाइप होता है आपका वेक्टर का, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक यूनिट वेक्टर है। जो यूनिट वेक्टर होता है अपना, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, साथ में एक और इसमें खासियत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहा कि कोई वेक्टर है, वो एक यूनिट वेक्टर है, कोई हमने कहा कोई वेक्टर ए है और वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड को 1 होने का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमने कहा है कि इसका 1 है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का, उसको आप लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, हमेशा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो उस पर क्या लगाना पड़ता है, एक मॉड का निशान लगाना पड़ता है। मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू हो गई ए, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब है कि जो मॉड ऑफ वेक्टर ए, जिसको हमने ए बोला है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है, देन इट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। अगर ऐसा होगा तो हम उसको यूनिट वेक्टर बोल देंगे। क्लियर ये बात? नेक्स्ट वेक्टर जो होता है आपका, वो होता है आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये इनकी कुछ अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी को देख लेते हैं हम लोग। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब है कि जो अपनी कार्टेशियन सिस्टम होता है, इस कार्टेशियन सिस्टम में अगर हम कहें कि दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस के अलाउंग जो इसका जो कंपोनेंट होता है, यूनिट वेक्टर होता है, एक्स डायरेक्शन के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। वाई एक्सिस के अलाउंग जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और जो जेड एक्सिस के अलाउंग होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्चुअली में दे आर द ऑर्थोगोनल विथ ईच अदर। ये एक दूसरे से क्या है, ऑर्थोगोनल है। कैसे ऑर्थोगोनल है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है और जो जेड एक्सिस है, वो तीनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ऑल 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, क्योंकि वो इन्हीं एक्सिस के अलॉन्ग ही होते हैं, तो ये भी क्या हुए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुए। अगर ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुए तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं अपने, वो क्या क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर हैं आपके आई कैप, जे कैप और के कैप। जो आई कैप है वो एक्स डायरेक्शन में है, जो जे कैप है आपका वो वाई डायरेक्शन में है, और जो के कैप है आपका वो जेड डायरेक्शन में है। क्लियर? क्योंकि एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सिस क्या है, ऑर्थोगोनल है एक दूसरे से। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि 90 डिग्री पर है, ऑर्थोगोनल एक्सिस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आई कैप है, जे कैप है और जो के कैप है, वो भी क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। और अगर ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि जो इनका मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लियर? ये बात हुई यहाँ पे क्लियर? आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। एक बात और यहाँ पे आपको बता दें कि अगर इस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम को बनाया जाता है, इसका मतलब है कि ये राइट हैंडेड सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर आप अपने पाम को एक्स एक्सिस के ऊपर रखें, अपने हाथ को, और जो आपकी उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में बनाइए। ठीक है, तो आप जब जैसे ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ करेंगे तो आप वाई एक्सिस की तरफ पहुंच जाएंगे। तो एक्स वाई जेड का ये जो सर्कल है ये बन जाएगा आपका एक्स वाई जेड। अगर इस तरीके से सर्कल बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम कैसा होता है, ये राइट हैंडेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें और कौन से आपके वेक्टर्स के टाइप होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर,
कोलिनियर वेक्टर जो होता है, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं आपके, कोई मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर वो लाई कर रहे हैं सेम लाइन पर, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकता है, यही लिख दें, टू और मोर देन टू, मतलब मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है, मोर देन टू होना चाहिए, मोर देन टू नहीं, मोर देन वन, भाई एक वेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए ना, मोर देन वन वेक्टर, एक वेक्टर से ज़्यादा अगर वेक्टर्स आपके लाई कर रहे हैं किसी लाइन पर, लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है, तो हम क्या देंगे कि वो वेक्टर्स क्या हैं, अपने कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक। इसका मतलब है कि जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं उनका डायरेक्शन तो सेम रहता है क्योंकि वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, नहीं, उनका डायरेक्शन भी तो डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। देखिए एक आपको एग्जांपल से एक समझाते हैं इसको, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। देखिए वैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई ये वेक्टर ए है, हमने कहा ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, हमने कहा कि ये वेक्टर बी है। अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल हैं। तो हम इन दोनों वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज सम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे क्या है, कोई एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हमने वेक्टर ए को बोल दिया कि इट इज सम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो हम वेक्टर बी को इस तरीके से कुछ बना दें, वेक्टर बी को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये वेक्टर बी हो गया आपका, क्लियर, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। तो वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी के कुछ टाइम्स में है, बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, और ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा, क्लियर ये बात। तो हम कह देंगे कि ये लैम्डा की वैल्यू अगर प्लस आ रही है तो हम ये बोल देंगे कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम एक ही लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि हमने ये लाइन बना दी, दिस इज द लाइन, और इसी लाइन पे कहीं पर यहाँ पे वेक्टर ए लाई कर रहा है और कहीं पर यहाँ पे वेक्टर बी लाई कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये वाला भी केस बन सकता था कि ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और जो वेक्टर बी है वो डायरेक्शन अपोजिट हो गई अब की बार, और मैग्नीट्यूड भी चेंज है, देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल है आपस में, अभी भी पैरेलल है। इनको पैरेलल में बोल के क्या बोला जाएगा, एंटी पैरेलल। ए इज एंटी पैरेलल टू बी, इसको आप बोलोगे कि ए जो है वो बी के एंटी पैरेलल है, क्योंकि ए का डायरेक्शन इस तरफ है और बी का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि इनके हर जो इनकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस, वो क्या है, इक्वल है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है तो हम कह देते हैं कि ये वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी, तो ये पैरेलल हुए आपके वेक्टर्स। तो इसको अगर मुझे लिखना होगा इस फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, वे भी यही लिखेंगे, लेकिन अब की बार जो लैम्डा होगा ना, वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा, आपका निगेटिव नंबर होगा कोई, क्योंकि जो बी है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। तो जो मोर देन वन वेक्टर को अगर हम एक ही लाइन पे लाई कराते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। ये दोनों वेक्टर्स भी एक ही लाइन पे लाई कर सकते हैं, सेम एज इट इज, जैसे कि ये वाला है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये वेक्टर्स क्या कर सकते हैं, ऐसे लाइन में लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये वेक्टर्स लाइन में लाई करेंगे तो हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है, यानी जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं वो सेम, क्योंकि अब देखा जाए तो इन दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन होगा, बट मे बी डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, क्लियर ये बात यहाँ पर।
तो अगर कोई भी वेक्टर्स हैं जो कि अगर कोलिनियर हैं तो उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कोलिनियर पे क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है, ठीक है, कोलिनियर पे क्वेश्चन आपको शीट में भी मिलेगा, इस पे क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जो हम सोच रहे हैं आपको अभी ही बता दें। क्या था पॉइंट, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। शायद मैंने कहीं लिखा था वो पॉइंट, शायद नहीं भी लिखा था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन एक मैं टॉपिक ज़रूर लिख लेती हूँ। तो कोलिनियर में मुझे एक पॉइंट मिस हो रहा है यहाँ पर, वो पॉइंट मुझे जब याद आएगा, हो सकता है जब आपको न्यूमेरिकल कराएं तो वो पॉइंट मुझे याद आ जाएगा, तो आपको उस टाइम पे वो पॉइंट बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका 5th हो गया, 6th पे आ जाओ। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर जो वेक्टर्स होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन पे लाई करें, वेक्टर्स लाई ऑन सेम प्लेन, ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन पे लाई कर रहे हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कोप्लेनर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है आपको, सर ये क्या बोलते हैं, स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन क्या है, जो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है वो एक प्लेन है, ठीक है, आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है वो एक प्लेन है। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि ये स्क्रीन हो गई पूरी, ठीक, ये स्क्रीन है आपके सामने जो दिख रही है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। क्लियर। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, दोनों वेक्टर्स इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं, स्क्रीन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर इन नेचर हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसका फिगर बनाना चाहें तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा कि कोई मान लीजिए वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड बोथ वेक्टर्स लाई इन अ प्लेन। प्लेन को हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज अ प्लेन, इस प्लेन पर ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, लाई कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, प्लेन की जब भी प्लेन बनाया जाता है ना, इस फिगर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, जब भी प्लेन बनाया जाता है तो ये जो लाइंस होती है ना, ये पैरेलल होती हैं, दीज आर द पैरेलल लाइंस, देन यू कैन से दैट यू हैव मेड अ प्लेन, क्योंकि प्लेन में जितनी भी लाइंस होंगी ना वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्लियर। अच्छा, इसको देखोगे कैसे, जब क्वेश्चन जब आते हैं ना तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि प्रूफ करना होता है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे तो अभी हमने 2 वेक्टर्स को लिया है, हम 3 वेक्टर्स भी हो सकते हैं अपने, जैसे कि मान लीजिए कि एक थर्ड वेक्टर हमने क्या दिया कि दिस इज द थर्ड वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं, ये तीनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो प्लेन के लिए क्या करना होता है हमें कि हम इसका बॉक्स ऑफ ABC निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स ऑफ ABC, ठीक है। तो जो बॉक्स ऑफ ABC होता है, इसकी वैल्यू होती है A.B×C। इसको अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी वेक्टर्स अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, यानी वो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका जो बॉक्स ऑफ ABC होता है उसकी वैल्यू 0 आती है निकल के। क्या आती है, 0 आती है। इसको ABC भी लिख सकते हैं, इसकी साइकिल ऐसे बनती है ABC, BCA या CAB, ठीक है। ABC मतलब A.B×C, BCA मतलब B.C×A, ये भी 0 होगा, या C.A×B, ये भी 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स क्या हैं, लाई कर रहे हैं सेम प्लेन पे। तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं कोई 3 वेक्टर्स, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये वेक्टर्स प्लेन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसका बॉक्स ऑफ ABC निकाल देंगे, ठीक है। ABC बॉक्स ऑफ मतलब A.B×C। इसको कैसे सॉल्व करोगे ये अभी आप आगे देखोगे। और इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। 3 वेक्टर्स का जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया जाता है तो उसको A.B×C या बॉक्स ऑफ ABC बोला जाता है। क्लियर। अच्छा, ये वेक्टर्स कैसे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं तुम्हें और यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं, देखना इस चीज को। जैसे कि
अब यहाँ से ज़रा देखो, ये बी क्रॉस सी है, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये बी क्रॉस सी है और बी क्रॉस सी को हम कोई एक नया नाम दे दें, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी हम। बी क्रॉस सी को अगर हम कोई एक नाम दे दें, हमने कह दिया कि बी क्रॉस सी की वैल्यू हमने कहा वेक्टर आर है, एक वेक्टर ही निकल के आएगा। इसको अभी आगे देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में, क्योंकि जब कोई भी दो वेक्टर्स का आप प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर ही निकल के आता है, ठीक है। कैसा प्रोडक्ट कर रहे हैं आप? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। जहाँ बिंदी लगी है उसको डॉट प्रोडक्ट बोलोगे, जहाँ क्रॉस का निशान है उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलोगे। कोई भी दो वेक्टर्स है जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा? एक वेक्टर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आया वेक्टर आर, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर, अब ये बन गया आपका, यही बन गया ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी को। और जब भी कोई दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, जब भी कोई दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, जब भी कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो हमेशा जीरो आता है। अब मैंने कैसे बोल दिया कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं? इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि जो वेक्टर बी है और जो वेक्टर सी है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जैसे कि मैंने कहा वेक्टर आर है, तो ये भी एक वेक्टर है। इसका मतलब है कि इसका भी कोई एक डायरेक्शन होगा, और जो इसका डायरेक्शन होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसको मैं आगे चाहे एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी शायद इसको यहाँ पे मुझे रोकना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन करूँगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये एक टॉपिक है जिसको मैं आगे तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसकी वैल्यू जीरो कैसे आती है निकल के। क्योंकि जब भी कोई दो वेक्टर्स होते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर निकल के आता है। इस वेक्टर का, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका एक डायरेक्शन भी होगा। उस डायरेक्शन को हम लोग एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एन कैप होता है दैट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर्स। तो जो एन कैप होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसके परपेंडिकुलर एन कैप हो गया, और क्योंकि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे थे, तो इसके परपेंडिकुलर जो इसका वेक्टर हो गया वो क्या हो गया? वेक्टर ए के भी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो इसीलिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट को जीरो बोलते हैं, या स्केलर टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो निकल के आता है। क्लियर ये बात? आगे बढ़े, चलो इसको हम और एक्सप्लेन कर देंगे जब हम तुम्हें वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, आज ही लेक्चर में पढ़ा देंगे वो। नेक्स्ट होता है एक और तुम्हारा होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर होता है उसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं? नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर की एक अपनी खासियत होती है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो दिमाग में आएगा इसका मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है यानी वो वेक्टर ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो अब उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा लेकिन उसके पास एक डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन क्या होगा? उसका कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकता है। क्लियर? कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, तो उसका आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है जीरो या नल वेक्टर का। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल के पे हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो इनका जब भी तुम डिफरेंस लोगे तो क्या लिखोगे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इनके डिफरेंस को ये लिखोगे ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो मन में क्या आएगा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को जीरो लिख दें, क्योंकि जब दोनों इक्वल हैं, दोनों को एक से दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया है तो आंसर जीरो आया। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो आएगा, लेकिन ये दो वेक्टर्स हैं। जब दो वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट भी कैसा आना चाहिए? वेक्टर ही आना चाहिए। जैसे कि एक आम है, मान लीजिए आपके पास 10 आम है, 10 में से 5 आम आपने किसी को दे दिए, तो आपके पास बचेगा क्या? 5 आम ही तो बचेगा ना, 5 आम ही तो बचेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि 5 सेब बच गए, 5 अनार बच गए, आम ही बचेंगे आपके पास। तो जब ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करेंगे और दोनों ही अगर सेम है, मान लीजिए कि आपके पास 10 आम थे, आपने 10 आम किसी को दे दिए, तो आप क्या कहोगे? कि मेरे पास एक भी आम नहीं बचा है। ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये बोलोगे कि मेरे पास कोई आम नहीं बचा है। तो आम तो लोगे ना, आम का नाम तो, आम का शब्द तो यूज करोगे वहां पर। तो उसी तरीके से जो वेक्टर होते हैं, जब दो वेक्टर्स को आपस में माइनस करते हैं और उनका मैग्नीट्यूड जीरो आता है तो उसके ऊपर वेक्टर का निशान बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर।
क्लियर ये बात। इसके बाद अब देखो, ये तो वेक्टर्स के टाइप्स हम लोग ने देख लिए। इसमें एक पॉइंट है कोलिनियर वेक्टर में मेरे दिमाग से मिस हो रहा है अभी, जैसे मुझे याद आएगा मैं इसी में यहाँ पर ऐड करके आपको बता भी देंगे। अब आगे देखते हैं, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए। अब इन वेक्टर्स को ऐड करने के रूल क्या होते हैं, रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर। रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करने के क्या तरीके होते हैं, ये मेथड अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या क्या मेथड होते हैं वेक्टर को ऐड करने के। वेक्टर को ऐड करने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं वो देखें, उसके नाम। पहला मेथड होता है आपका ट्रायंगल लॉ। सेकंड मेथड होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। थर्ड मेथड होता है आपका पॉलीगन लॉ। ठीक है, 3 लॉ होते हैं, 3 लॉ की हेल्प से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैंने कहा कि वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे आपका वेक्टर ए है वैसे आप वेक्टर ए बना दें। ठीक है, जैसे आपका वेक्टर बी है वैसे ही वेक्टर ए बनाए, लेकिन अब वेक्टर बी को जोड़ोगे कैसे वेक्टर ए में, तो क्या करोगे कि जो वेक्टर ए का जो टिप होता है वहां पे वेक्टर बी का फुट लगाओगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को तो जोड़ दिया, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का कैसा होगा डायरेक्शन, वो ये होगा आपका। अब आया सही, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन हुआ। क्लियर, तो ये जो रिजल्टेंट हुआ आपका दैट इज कॉल्ड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो 2 वेक्टर्स को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। इन्हीं 2 वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम लॉ से भी जोड़ सकते थे। देखें कैसे जोड़ सकते थे। मान लीजिए यही 2 वेक्टर्स हैं अपने पास, ठीक है, जोड़ना इनको पैरेललोग्राम लॉ से हमको जोड़ना है। अब की बार यहाँ पे ट्रायंगल लॉ से जोड़ा था, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर ए है वो बना लेंगे। ये वेक्टर ए हमने बना लिया, थोड़ा छोटा बनाओ ताकि वो इक्वल ही लिखे। ये मान लीजिए कि हमने वेक्टर ए बना लिया। ठीक है, अब वेक्टर बी को कैसे जोड़ोगे, वेक्टर बी को अब की बार हमने यहाँ पे जोड़ा था ना, इसके टिप पे जोड़ा था। वेक्टर बी को इसके फुट पे जोड़ोगे। वेक्टर बी को कहाँ पे जोड़ोगे, इसके फुट पे जोड़ोगे, ऐसे। क्लियर, ऐसे जोड़ोगे इसको, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा आपका ये। दिस इज द रिजल्टेंट। और इसको अगर हम कंप्लीट करना चाहें तो इसको हम इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि जितना बड़ा ये वेक्टर ए था वैसे ही आप यहाँ पे वेक्टर ए बना दें, उसी के पैरेलल हो गया ना। ये वाला वेक्टर जो है वो इस वाले के पैरेलल हो गया। और जैसे ही यहाँ पे वेक्टर बी बना था वैसे ही वेक्टर बी भी बना दें। तो थोड़ा सा हमको पहले इसको बना लेना चाहिए था, बाद में इसमें आर को जोड़ना चाहिए था। मैंने आपको बता दिया जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, अब हम क्योंकि इसे बनाना है मुझे, इसलिए हम इसको वेक्टर बी के पैरेलल ये बना देंगे और यहाँ पे वेक्टर ए के पैरेलल बना देंगे। ये वेक्टर बी हो गया आपका, ये आपका वेक्टर ए हो गया, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट। इसको हटाना पड़ेगा मुझे पहले। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिस वन।
तो बनता कैसे वो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। वेक्टर ए ऐसे बनेगा, वेक्टर बी ऐसे बनेगा, और ये होगा आपका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ में। इसमें आपका रिजल्टेंट ये होता है, इसमें आपका रिजल्टेंट ये होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में 20 से बनता है। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या बनता है कि यही फॉर्मूला आएगा निकल के आपका, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। और जो वेक्टर्स होते हैं ना, इनका जो वेक्टर की मतलब जो वेक्टर का जो एडिशन होता है, यहाँ पे आप वेक्टर का एडिशन देख रहे हो ना, वेक्टर का एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब आगे पढ़ोगे इस प्रॉपर्टी को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, b प्लस ए के बराबर होगी। चाहे आप a प्लस बी को जोड़ दें, चाहे आप b प्लस ए को जोड़ दें, जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो सेम होगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। क्लियर ये बात, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही वो सेम होगा, ठीक है। अब जो पॉलीगन लॉ होता है, पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर अपने पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर से अगर ज़्यादा वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है तो हम पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर से ज़्यादा अगर अपने पास वेक्टर हैं, जैसे कि 2 वेक्टर तो हम यही कह दें कि ये जो अपने पास थे, ये 2 वेक्टर्स थे, ठीक है। एक वेक्टर हम और ले आते हैं, हमने कह दिया कि एक वेक्टर जो है वो ये है, क्लियर, ये वेक्टर सी है। अब इन 3 वेक्टर्स को अगर हमें जोड़ना है तो 2 वेक्टर्स को तो हम पहले इसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ा था, ठीक है। पहले हम इसी तरीके से इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब ये जो थर्ड वेक्टर है इसका, ये इसको भी तो जोड़ना है ना, इसको कहाँ पे जोड़ोगे, इसको यहाँ पे जोड़ दोगे, कहाँ पे, इसके टिप से जोड़ोगे, बी के टिप पे जोड़ोगे, इसका फुट बी के टिप पे जोड़ोगे, या बी के टिप पे ना कहो, आप इसको ऐसे कहो कि जो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी आया था उसका रिजल्टेंट ये आ गया था, जो रिजल्टेंट का टिप है ना उसके टिप पे जोड़ोगे किसको, वेक्टर सी के फुट को, ठीक है। जोड़ दें इसको, ये जोड़ दिया मैंने, थोड़ा सा तिरछा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जोड़ गया भाई, जैसे जोड़ा ठीक है, कलाकारी नहीं करनी अपने को, है ना। जो फाइनल रिजल्टेंट आया आपका वो ये आया निकल के, अब दिस इज योर फाइनल रिजल्टेंट। तो इसको हम बोल देते हैं दैट इज आर, और ये जो प्रीवियस वाला आया था उसको आर प्राइम बोल देते हैं। तो यहाँ पे 2 रिजल्टेंट आए आपके निकल के, जो आर प्राइम है वो है आपका ए प्लस बी, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्टेंट आपका आया है वो क्या आया निकल के आपका, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब या आप ऐसे कहें कि आर प्राइम प्लस सी, या आप ऐसे कह दें कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को 3 तरीके से जोड़ सकते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ या पॉलीगन लॉ से। अब आगे देखें यहाँ पर कुछ और चीज़ों को। अच्छा, किसी के दिमाग में यह है कि अगर वेक्टर्स को अगर माइनस करना हो तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि इन्हीं 2 वेक्टर्स को अगर मुझे माइनस करना होता, ठीक है, तो माइनस करना होता तो हम क्या करते हैं कि ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है आपका, और जो वेक्टर बी है उसका डायरेक्शन आप घुमा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हो उसको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। रिजल्टेंट क्या बनेगा, वेक्टर ए माइनस बी। उसका कैसे बनेगा, ये वेक्टर ए हो गया, इसको आप घुमा दीजिए, ये माइनस बी हो गया, और ये रिजल्टेंट हो गया इसका। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई 2 वेक्टर्स है, आपको इस तरीके से दे रखे हैं, कोई वेक्टर ए इस तरीके से दे रखा है और कोई वेक्टर बी इस तरीके से दे रखा है, उसको आपको जोड़ना है, तो आप इसके डायरेक्शन को अगर घुमाएंगे तो उसको क्या लिख देंगे, माइनस बी लिख देंगे, फिर आप जोड़ लीजिए। आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। तो एक रूल याद कर लीजिए आप, एडिशन वाला, उसी से हम सब्ट्रैक्शन वाला भी रूल निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इन्हीं पे ही एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात करते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है वो 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक होता है आपका ट्रायंगल लॉ से और एक होता है आपका
पैरेललोग्राम लॉ से। तो पहले हमें ट्रायंगल लॉ से एंगल बिटवीन वेक्टर्स को निकालते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से जब हम इसको निकालेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अब की बार। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए हो गया आपका, ठीक है, और ये वेक्टर बी हो गया आपका, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और जो वेक्टर सी है जो आपका रिजल्टेंट है उसका ये डायरेक्शन हो गया, ऐसे ही बनेगा ना। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि जो एंगल होगा इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में, वो एंगल कहाँ होगा, दैट इज द मिनिमम एंगल सबटेंडेड बाय वेक्टर ए, वो एंगल होगा आपका ये वाला, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज द मिनिमम एंगल। क्लियर ये बात, ये आपका वो एंगल है, दोनों वेक्टर्स के बीच का अगर हमें एंगल लिखना होगा तो हम इस एंगल को बोलेंगे, दिस इज एंगल थीटा। क्लियर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का अगर मुझे एंगल लिखना हो तो हम वेक्टर आर को लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे हम, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनका सम का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ये दो, ये क्या है, जो वेक्टर्स का सम है, और ये क्या है, वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे थीटा की कुछ कंडीशंस हम ले लें, हमने कहा कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। केस 1 लेते हैं हम यहाँ पर, हम कहते हैं कि थीटा क्या है, यहाँ पर 0 है। जो थीटा है वो अपना 0 डिग्री का है। अगर थीटा अपना 0 डिग्री का है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जो वेक्टर थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है, तो दोनों वेक्टर्स क्या हुए, आपस में पैरेलल हुए। ये आपका वेक्टर ए था और ये हमने क्या दिया कि वेक्टर बी था अपना, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। इसका मतलब है कि उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है, यानी थीटा की वैल्यू 0 हो गई। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 डालेंगे तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर रूट। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये a प्लस बी ही निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो जो दो वेक्टर्स होते हैं, अगर दोनों वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो मैग्नीट्यूड क्या होता है, a प्लस बी के बराबर होता है। क्लियर। अगर ये दोनों वेक्टर्स के जो एंगल हैं वो कितने एंगल हो जाएं, सेकंड केस ले लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री का मतलब है कि एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, जैसे कि हम कहें कि एक वेक्टर अपना इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उससे अपोजिट हो जाएगा। दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। आपको दिख रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल है, यानी थीटा की वैल्यू 180 है और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, यानी दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हुए। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपस में पैरेलल है। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपस में एंटी पैरेलल है। ये डिफरेंस है पैरेलल और एंटी पैरेलल के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। होगी कि नहीं होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट का वो हो जाएगा a माइनस बी। थर्ड केस होता है इसका, थर्ड केस आप देख लें। थर्ड केस होता है कि अगर हमने कहे कि थीटा की वैल्यू हमने कहा कि 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर ए है, ये सेकंड वेक्टर है, ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है आपका, दोनों वेक्टर्स क्या है, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इनका ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब है cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया।
तो वेक्टर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर। तो ये तो इसके 3 केसेस हो गए ट्रायंगल लॉ से, जब हमने इसको फाइंड आउट किया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब इसी तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ से भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से देखें, अब की बार क्या करना होगा, पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, जैसे ये है ना, वैसे ही बनेगा यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ से। तो देखते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर बी जो होगा वो आप कुछ ऐसा बना दें, दिस इज योर वेक्टर बी। अब क्या कीजिए, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए, तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं ताकि फिगर सही से बने, वरना वो पैरेललोग्राम नहीं दिखता है, कुछ और दिखने लगता है। अब दिखा पैरेललोग्राम, नहीं दिखा अभी, अब दिखे ना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इसका रिजल्टेंट है। क्लियर। तो जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। अब मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है, यानी अब की बार जो एंगल हुआ दोनों वेक्टर्स के बीच में वो ये एंगल हुआ। अब इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस थीटा का फॉर्मूला तो वही निकल के आएगा जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ आर के लिए। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला वही रहेगा जो ट्रायंगल लॉ में है, वही फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ में भी रहेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है आपसे, वो होता है, यहाँ पे मैं नोट डाल के इसमें लिख दे रही हूँ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी वेक्टर आर का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किसके साथ में, वेक्टर ए के साथ में भी पूछा जा सकता है और वेक्टर बी के साथ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वेक्टर ए के साथ में भी पूछा जा सकता है और वेक्टर बी के साथ में भी पूछा जा सकता है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कि आप उसको थीटा आपको बताना होगा, एंगल बताना होगा। तो इस एंगल को हम नाम दे देते हैं कि अगर ये थीटा है तो इसको हम बीटा बोल देते हैं, बोल सकते हैं इसको ऐसा। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर का डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में, वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए। वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन क्या बनेगा उसको देखें। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ता है, कैसे प्रूव होगा ये भी बता देंगे। tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा कि फॉर्मूला tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर वेक्टर ए के साथ में आपको पता चल जाए तो आप वेक्टर बी के साथ में भी निकाल सकते हैं। वेक्टर बी के साथ में कितना इसका एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा वेक्टर आर का, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, थीटा माइनस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इसको थीटा माइनस बीटा। अब ये tan बीटा ये आता कैसे है निकल के, इसको देख लो। हम क्या करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पे ही। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है, इफ दिस इज थीटा देन, और ये वाला एंगल क्या है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल क्या है, वेक्टर बी है, ये थीटा है। तो हम इस एंगल को थोड़ा सा इधर लिख दें, थोड़ा सही दिखेगा। एक मिनट को जरा, इसको यहाँ पे लिख दें वेक्टर बी को।
वेक्टर बी का रेजोल्यूशन पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए पहले वेक्टर का रेजोल्यूशन समझा दें, इसके बाद इसको कराते हैं, ठीक है। पहले तुम्हें वेक्टर का रेजोल्यूशन समझा देते हैं कि वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पहले देख लो इसको, फिर वहाँ पे फिर इसको, इसके बाद इसको करा देते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जो रेजोल्यूशन होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर्स को, जैसे कि अभी आपने देखा कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर उनके बीच का एंगल मुझे पता है तो हम उस वेक्टर का रिजल्टेंट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर मुझे दोनों वेक्टर्स पता हैं और दोनों वेक्टर्स के बीच का अगर मुझे एंगल पता चल जाए तो हम दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट लिख सकते हैं, रिजल्टेंट लिख सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहता है कि अगर हम आपको रिजल्टेंट दे दें, अगर हम आपको रिजल्टेंट दे दें तो क्या आप उसकी हेल्प से दो वेक्टर्स को बना सकते हो। अभी आपने क्या किया? अभी आपने देखा कि दो वेक्टर्स थे और दोनों वेक्टर्स अगर मुझे पता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मुझे पता है, तो हम रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। ये हम रिजल्टेंट को बना सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं, इसकी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो रेजोल्यूशन कहता है कि अगर हम आपको रिजल्टेंट दे दें तो क्या आप ये दोनों वेक्टर्स बता पाएंगे। देखते हैं बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे और कौन कौन सी कंडीशन होती है जिससे इसको बता सकते हैं। तो हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर आर इन टू वेक्टर्स, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर आर इन टू वेक्टर्स, ठीक है। जो रिजल्टेंट है उसको किन्हीं दो वेक्टर्स में अगर रिजॉल्व करना है तो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। या हम ये कहें कि हाउ टू फाइंड आउट टू वेक्टर्स बाय यूजिंग वेक्टर आर। तो रिजल्टेंट पता है, उससे वेक्टर दोनों वेक्टर्स को निकालना हो तो क्या करते हैं, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। जो वेक्टर्स का रेजोल्यूशन होता है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं वेक्टर्स के। जो वेक्टर का रेजोल्यूशन होता है वेक्टर्स के क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। देखो कैसे फिगर बनाते हैं इसका, फिर आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि हमने कहा कि कोई ये वेक्टर अपने पास वेक्टर आर था, ठीक है, ये वेक्टर आर था। इस वेक्टर आर की हेल्प से अपने को दो वेक्टर्स फाइंड आउट करने थे। एक वेक्टर ए रहा होगा ये, और कोई एक दूसरा वेक्टर रहा होगा, हमने कहा कि ये वेक्टर बी रहा होगा। अभी हमें पता नहीं कि वेक्टर ए कहाँ पे बनना था और वेक्टर बी कहाँ पे बनना था, ये हमने कहा कि ये रहे होंगे, उससे ये वेक्टर आर जो है वो बना होगा। तो वेक्टर आर से वेक्टर ए और वेक्टर बी को फाइंड आउट करना है। तो इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है क्योंकि अपने को एंगल नहीं पता है। तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो जो थीटा होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा नहीं होगी। थीटा इज ग्रेटर देन 180, नहीं थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा नहीं होगी, तो उल्टा लिख दिया मैंने। थीटा इज लेस देन 180 एंड 0 से 180 के बीच में लाई कर सकता है थीटा। थीटा क्या हो सकता है आपका 90 से बड़ा नहीं, थीटा आपका 0 से बड़ा होगा और थीटा आपका 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो थीटा की ये वैल्यूज होंगी तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180 डिग्री, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर थीटा 0 से बड़ा हुआ, 180 से छोटा हुआ, इसमें से 10, 20, 30, 40 कुछ भी हुआ, तो हम इस वेक्टर, इस जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका रेजोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। थीटा का एक स्पेशल केस अगर होगा, थीटा का अगर स्पेशल केस होगा तो हम इसको निकाल सकते हैं। स्पेशल केस आप ना कहो या आप ऐसा कहो कि इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं हम कि ये जो दोनों जो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स है जो अपने को फाइंड आउट करने हैं, वो दोनों वेक्टर्स एक स्पेशल होने चाहिए। स्पेशल होने चाहिए मतलब इन द सेंस कि जिस वेक्टर का अपने को रेजोल्यूशन निकालना है वेक्टर आर का,
तो उसके जो दोनों कंपोनेंट्स होने चाहिए वो रेक्टेंगुलर इन नेचर होने चाहिए। रेक्टेंगुलर इन नेचर का मतलब है कि वो दोनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, वो दोनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। एंगल तो ये कुछ भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू 0 से 180 लाई कर सकती है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, रेक्टेंगुलर होने चाहिए। इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ हम किसी वेक्टर का रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, only we can find only those components which are mutually perpendicular to one another, only those components which are mutually perpendicular to one another। क्लियर, उन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो हम कहने जा रहे हैं, अब देखना जरा, इसको ध्यान से देखना, एक फिगर बनाने जा रहे हैं। हम कहने जा रहे हैं कि ये वेक्टर आर था अपना, यही था ना वेक्टर आर, ये वेक्टर आर था अपना। ठीक है, वेक्टर आर को हम वेक्टर ए बोल दे रहे हैं कि ये वेक्टर ए था। चलो तुम आर ही ले लो, मतलब तुम कंफ्यूज करोगे, छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हो। हमने कहा कि ये वेक्टर आर था, और जो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है वो क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिस इज थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल लिखा था हमने, क्योंकि ये एंगल गलत बना था आपका, ये इसको ज़रा थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये वाला फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्योंकि जब रिजल्टेंट 20 से जाता है ना, तो वो कौन सा लॉ होता है, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम में जो एंगल बनता है थीटा, नहीं सही तो है, सही है, सही है, सही है, सही बनाया था, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था, सही बना था, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, कोई ना। तो हमने क्या कह दिया कि दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो किसी भी वेक्टर का हमें वेक्टर आर के साथ में एक रिजल्टेंट ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं। हमने कहा कि इस एंगल को हमने नाम दे दिया अल्फा। ठीक है, दिस इज एंगल अल्फा। तो अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स का नामकरण कर सकते हैं, मतलब इन दोनों कंपोनेंट्स की हम वैल्यू लिख सकते हैं। इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वेक्टर ए होगा आपका, जो वेक्टर ए होगा वो क्या है, वो आपका, अगर हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में जो यूनिट कंपोनेंट होता है, यूनिट वेक्टर होता है, दैट इज आई कैप। वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, दैट इज जे कैप। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो वेक्टर ए का, जो वेक्टर ए है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, वो वेक्टर आर का कितना हुआ, ये क्योंकि इसके बेस में है तो इसको बोलोगे कॉस अल्फा, और ये जो परपेंडिकुलर में है क्योंकि इसके साथ में एंगल बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये वाला हो जाएगा आपका साइन अल्फा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। ठीक है, और क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो डायरेक्शन को शो करने के लिए आई कैप लिख दोगे, और वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं आर साइन अल्फा, ये तो आर साइन अल्फा मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन को शो करने के लिए वेक्टर जे लिख दोगे। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रिजॉल्व करने की एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो वेक्टर को, जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व करोगे उसके जो दोनों कंपोनेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम उन वेक्टर्स, किसी एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक यहीं से एक क्वेश्चन, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन एक उठाते हैं, वो आपको समझाते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है ये, कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को किसका, रिजल्टेंट वेक्टर ए का। तो रिजल्टेंट वेक्टर है ए, जैसे अपना आर लिखा था वैसे हम वेक्टर ए लिख दे रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है इफ बोथ कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों कंपोनेंट्स क्या है उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर दोनों कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर स्पेलिंग गलत हो गई लग रहा है, दोनों कंपोनेंट्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उसको किस तरीके से आप बना सकते हैं? आप बना सकते हैं इसको कि ये आपका वेक्टर ए हो गया, सॉरी हाँ वेक्टर ए हो गया, ये इसका कंपोनेंट हो गया एक डायरेक्शन में, ये इसका कंपोनेंट हो गया दूसरे डायरेक्शन में। इसको हम एक्स एक्सिस बोल दें, इसको हम वाई एक्सिस बोल दें। एक्स एक्सिस में आपको आई कंपोनेंट मिलता है, वाई एक्सिस में आपको जे कंपोनेंट मिलता है। ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है। इसका जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में होगा उसको हम ए एक्स नाम देते हैं, इसका जो कंपोनेंट वाई एक्सिस में होगा उसको हम ए वाई नाम दे देते हैं। तो जो वेक्टर ए है आपका उसको हम लिख सकते हैं कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में ही आना चाहिए। इस तरीके से हम दो वेक्टर्स को लिख सकते हैं, मतलब किसी भी वेक्टर है उसका अगर हमें सम करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमेशा जब भी वेक्टर का सम करना तो आई कैप जे कैप के कैप जरूर आएगा। 2D बात कर रहे हो तो आई कैप जे कैप, 3D बात करोगे तो आई कैप जे कैप और के कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो जो वेक्टर ए है वो क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है। ए एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि ये एक्स कंपोनेंट है, तो इसको लिख देंगे कि हम ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, देख रहे हो मैंने कहीं वेक्टर का निशान नहीं बनाया। अगर यहाँ पे मुझे वेक्टर का निशान बनाएंगे तो यहाँ आई कैप लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम जो ए वाई है उसको हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ से आगे देखो, ए एक्स और ए वाई आपको मिल गया। अब हम वेक्टर को लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ठीक। अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना तो वो भी हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो हम लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। इसकी वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। यही था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा तो 0 है, और सॉरी थीटा तो 90 डिग्री है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आगे वाला प्लस 2ab कॉस थीटा वाला टर्म खत्म हो जाएगा इसका। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू क्या बचेगी आपकी, रूट ऑफ ए स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो होता है वो ए ही निकल कर आता है। एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो वेक्टर तो वो ए ही आएगा निकल के, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो होता है वो ए होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम इस तरीके से भी वेक्टर को लिख सकते थे। ये वेक्टर का वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया आपका, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, जो वेक्टर ए है आपका उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये वेक्टर हमने लिखना सीखा किसमें, 2D में। 2D में हमने वेक्टर को लिखना सीख लिया। इसी तरीके से वेक्टर को हम, ये हमने 2D में सीखा वेक्टर को लिखना, इसी तरीके से हम वेक्टर को 3D में भी लिखना सीख सकते हैं। अगर वेक्टर को मुझे 3D में लिखना है तो क्या करना होगा कि वेक्टर ए जो है वो कुछ ऐसे लिखा होना चाहिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर वेक्टर कोई ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब वो वेक्टर 3D में लिखा है। इसका भी मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, इस तरीके से। और इसका स्क्वायर रूट भी तो लगेगा, ठीक। एक और बात यहीं पे तुमको बता दे रहे हैं कि इन वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर भी होता है। मतलब कोई भी वेक्टर है, मैंने लिखा कि ये वेक्टर ए है, का मैग्नीट्यूड हो गया ए। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है इसी वेक्टर ए का, अगर मुझे यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि यूनिट वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। देखिए अभी आपको एक्स की डायरेक्शन पता है, एक्स की डायरेक्शन क्या है, आप कह देंगे एक्स कैप है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि ए वाई की डायरेक्शन क्या है, आप बोल देंगे कि वो वाई कैप है, मतलब वाई डायरेक्शन में, क्योंकि जे कैप उसके साथ आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है तो आप नहीं बता पाओगे। अगर मैंने आपसे पूछा वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या, आप नहीं बता पाओगे। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन अगर मुझे पता करनी है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मुझे पता होना चाहिए।
अगर मुझे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर पता होगा तो हम वेक्टर ए की डायरेक्शन को बता सकते हैं। एक्चुअली में यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वो क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन को वो बताएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर को लिखने का फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर लिखोगे ए कैप, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, यानी जो वेक्टर ए आया है आपका अपॉन मॉड ए आप कर दें तो यूनिट वेक्टर हम पता कर सकते हैं। क्लियर। वेक्टर ए मतलब हो गया आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर हम 3D में बात करेंगे। और इसका जो मॉड होगा वो मॉड हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। क्लियर। अब जल्दी से हम इस क्वेश्चन पे वापस जाते हैं जो एक यहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था कि ये कैसे निकल के आता है कि tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हम देखें कि ये वेक्टर बी है और ये थीटा है, तो इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स होंगे, इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हम बोल देंगे कि बी कॉस थीटा है, और जो इसका ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये वाले डायरेक्शन को क्या हम बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये बी साइन थीटा है तो ये भी बी साइन थीटा ही होगा, कोई शक इसमें, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एक नाम दे देते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल डी ई एफ में जरा देखो, ट्रायंगल डी ई एफ में नहीं, इस ट्रायंगल को ना देखो, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ई ना बोल के इसको ई बोल देते हैं। अब ट्रायंगल डी ई एफ में देखो, डी ई एफ में इस ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री है आपका, ठीक है, और ये एंगल बीटा दे रखा है, तो ये जो पूरा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो अगर मुझे tan बीटा निकालना है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, a है, और इतनी और क्या है, b cos थीटा है। हम यहाँ से लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब b sin थीटा, बेस मतलब हो गया a प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम वेक्टर के रेजोल्यूशन की हेल्प से इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। क्लियर। कोई डाउट यहाँ पर किसी को हो तो आप पूछ लीजिएगा बाद में आराम से। तो ये जो वेक्टर का एक छोटा सा टॉपिक था आपका, कौन सा टॉपिक था आपका, ये टॉपिक था स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, वो टॉपिक आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर अलजेब्रा में ही, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर एक और बनाते हैं, उसमें उस टॉपिक को रखेंगे, वरना वो एक लेक्चर आपको बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसको पढ़ो, जो समझ में ना आए उसको पूछो।